बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि आज 8 स्टेट और 58 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, छठे फेज की वोटिंग है, लेकिन जो 3 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी संतोषजनक नहीं दिख रहे हैं और चर्चा यही हो रही है आखिर जनता क्या सोच रही है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या फैक्टर्स हैं जो फिलहाल चुनाव में इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो रुक करेंगे हम मनोज जी का। मनोज जी, आपसे हम जानना और समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो एक तरफ तो INDIA गठबंधन कह रहा है इसलिए कम हो रहा है क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं, कुछ काम हुआ नहीं 10 सालों में, इसलिए गुस्सा है लोगों के बीच, तो वोट देने से बच रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मैडम, इंडी गठबंधन के नेता कब क्या बोलेंगे इसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी अभी बोल रहे हैं कि सरकार के काम काज से नाखुश हैं, इसीलिए खत्म हो रहा है, नीचे जा रहा है, और जहां बढ़ रहा है वहां पर क्या हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, सभी लोगों को पूरी स्थिति से ये समझना चाहिए कि जो लोगों के लिए जो होनी चाहिए था, अब पहले की अपेक्षा आज के मतदाताओं में भी एक कमी आ गई है कि वो भी सुविधा आराम को खोजना पसंद कर रहे हैं। पहले गांव-गांव से लोग पैदल जाते थे मतदान केंद्रों पर, आज बगल में रहता है तो नहीं निकल पाते हैं। दूसरा, मौसम की भी मार इस बार बहुत तेज पड़ी है। अभी एक सज्जन हमारे बता रहे थे कि उस समय भी यही मई जून का महीना था, लेकिन जो गर्मी इस बार पड़ी है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, तो उसका भी एक असर पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका कार्यकाल में से नाखुश है इसलिए कम है, और जहाँ ज्यादा हो गया तो वहाँ कहते जाइए, कोई बात नहीं है। ये मैं मानता हूँ मैडम कि लोकतंत्र के लिए मतदान में प्रतिशत में कमी आना ये शुभ नहीं है, लेकिन उसको हम लोग दूसरे ढंग से भी आगे ला सकते हैं। मतदान की स्थिति, चुनाव आयोग हर जिला में, हर कस्बा में, हर प्रखंड में बड़े-बड़े लोगों को बुलाकर मैथिली ठाकुर बिहार में घूम रही है, तो इस तरह से लोगों में उत्प्रेरित तो कर रही है। लेकिन हमारे विचार से गर्मी जो है सबसे पहला कारण है, और दूसरा कारण है कि हम मतदाता भी सुविधा भोगी हो गए हैं। ये चीज भी थोड़ा सा खल रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि बहुत जल्द आते आते प्रतिशत मतदान का भी बढ़ेगा। जी, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर कुमार भी जुड़े हुए हैं। कुमार जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, CC राजीव कुमार ने कहा है कि एक संदेह का माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। EVM को लेकर जो कहा जा रहा है कि EVM कहीं ना कहीं इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो EVM को लेकर जो भ्रामक जानकारी लगातार लोगों के बीच पहुंचती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग अब इस पर विश्वास ना करके मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हमको बोलना जी, कुमार जी बोलिए, आपसे पूछा है सवाल। देखिए, अब EVM का मुद्दा खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में 5-6 बार डिसाइड हो गया, कल परसों भी कुछ आया है, और EVM जो है वो सारा EVM सुप्रीम कोर्ट जो है क्लियर कर दिया कि EVM में कहीं पे कोई खामी नहीं है। तो EVM का मुद्दा वोटरों के बीच में नहीं है। वोटर का अगर परसेंटेज कम हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि आम जनता में इलेक्शन के प्रति उत्साह कम है, और अगर उत्साह कम है तो उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार है। दोनों इसलिए जिम्मेवार है कि कहीं ना कहीं या तो सत्ता पक्ष की ड्यूटी बनती थी कि वो जाके आम आदमी को कन्विंस करे अपने कार्य के बारे में, या विपक्ष की ड्यूटी बनती थी कि वो जा करके आम आदमी के बीच में जा करके बोले कि ये मुद्दा है और ये सॉल्यूशन है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है इस फ्रंट पे जब फेल हो जाता है, इसके कारण आप देखेंगे कि जो है जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो आमतौर पे गिर जाता है। क्योंकि आप याद कीजिए, जब एंटी इनकम्बेंसी थी 2014 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो कितना वोट परसेंटेज भाग गया था। फिर आप याद कीजिए, प्रो इनकम्बेंसी थी 2019 में, तभी वोट का परसेंटेज बढ़ गया हुआ था। लेकिन इस बार न एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रहा है, न तो प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहीं न कहीं आम जनता के बीच में जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, हम इलेक्शन कमीशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस भीषण गर्मी में इलेक्शन नहीं करवाया जाए।
आप जा करके देखिए, कहीं पे 45 डिग्री टेम्परेचर है, राजस्थान का टेम्परेचर देखिए, उड़ीसा का टेम्परेचर देखिए, बिहार में जा करके देखिए, आप क्या इंतजाम कर देंगे बूथ के ऊपर। चाहे दिल्ली में भी जा करके देख लीजिए, घर के बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को भी कि चुनाव का जो टाइम है या तो फरवरी मार्च तक या तो करा ले, या तो बाद में ले जाए इसको अक्टूबर नवंबर के आसपास, ताकि आम जनता के लिए भी थोड़ा सा ठीक हो, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा सुविधा हो। बिल्कुल, यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में सुझाव मान लिया जाए, लेकिन इस बार तो जो ट्रेंड है, जो डेट फिक्स हो चुकी है, उसमें ही होगा और लोगों को इसी गर्मी में निकलना होगा। न्यूज़ इंडिया भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घरों से बाहर निकले, मतदान करें, अपनी सरकार चुने। गर्मी ज़रूर है बेशक, लेकिन कुछ सावधानियां बरतते हुए, अपना इंतजाम करते हुए मतदान केंद्रों तक पहुंचें। निपुण जी, अक्सर ही बात की जाती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जाहिर सी बात है 10 साल किसी सरकार को हो जाए तो ये फैक्टर काम करना बनता है, लेकिन क्या वजह दिख रही है? एक वजह ये भी हो सकती है ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि अगर हम INDI गठबंधन की तरफ रुख करें तो वहाँ पर क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत अगर लोग वोट करते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में उसका लाभ हो पाएगा। क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। देखिए, विपक्ष का कमजोर होना ये भी लोकतंत्र के लिए घातक होता है। मैं मानता हूँ विपक्ष एक मजबूत होना चाहिए ताकि वो सरकार को हमेशा जगाए रखे, सचेत रखे। लेकिन विपक्ष के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो गठबंधन बना, एक तो वो बहुत लेट बना, और बनने के बाद हम देखें कि उसके अंदर जो बनाने वाले पिलर थे, यानी कि वही उससे बाहर निकले। नीतीश कुमार जी का नाम मेन रूप से आता है कि उन्होंने इसको बनाया। फिर ममता बनर्जी का रोल था। ममता बनर्जी कह रही बंगाल में मैं किसी को लड़ने नहीं दूंगी, बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी, बाकी पूरे देश में साथ में है। तो जो ये गठबंधन बना, ये एक ऐसा गठबंधन है जो आज तक भारत में देखने को नहीं मिला। देखिए, मुझे याद है 77 में भारत में पहला आपका सेंटर में गठबंधन बना जनता पार्टी का, लेकिन वो गठबंधन कब बना? आफ्टर इलेक्शन बना, और बनने के बाद वो खत्म भी हो गई सरकार। फिर हम देखें कि उसके बाद 90s के दौरान में जब राजीव गांधी सरकार जाती है, उसके बाद गठबंधन का दौर बना, वहाँ भी यही दिक्कत थी। पहली गठबंधन सफल सरकार थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की NDA 1 थी। उसके बाद UPA 1, UPA 2, इन तीनों सरकार को आप देखिए, गठबंधन सरकार को, तीनों का कॉमन एजेंडा पहले से तय था। तीनों ने पूरे अपने प्रोग्राम, अपना फेस, सब चीज़ें क्या थी पहले से तय थी। लेकिन इस बार जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो गठबंधन का ना तो कोई चेहरा है, ना कोई कॉमन एजेंडा है, कहाँ पर कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करिए, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष एक वैकल्पिक व्यवस्था तो दे। वो बताए तो सही कि 1 लाख महिलाओं को, आप कह रहे हैं 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। मेरा सिंपल सा प्रश्न है, भारत में कितनी महिलाओं को आप देंगे? और जितनी महिला, मान लीजिए आप कहते हैं हम 2 करोड़ महिलाओं को देंगे, तो 2 करोड़ इंटू 1 लाख कर दीजिए, कितना बैठेगा अमाउंट? जो अमाउंट है उस अमाउंट की व्यवस्था आप कहां से करेंगे, ये आप बता दीजिए। इसका आपका उत्तर नहीं है। यानी कि बजट में, मेरा प्रश्न ये है कि बजट में वो पैसा आप कहां से निकालेंगे? एजुकेशन से निकालेंगे, आप हेल्थ से निकालेंगे, डिफेंस से निकालेंगे, एग्रीकल्चर से निकालेंगे? हवाई बात नहीं, कुछ ठोस बात की जाए, कुछ डाटा में बात की जाए। आप कहते हैं महंगाई की बात, महंगाई में भाई साहब मैं आपको बता दूं, 2009, 2011, 2013 तीनों में 2 डिजिट में आपकी महंगाई थी, आज 4.8% है, यानी कि 5% भी आज महंगाई नहीं है। आप कैसे कह देंगे? और अगर महंगाई है तो आप 2024 का वेट क्यों कर रहे थे? 2023 में आंदोलन कर दे महंगाई के ऊपर, जैसे खुद आपको देखिए 2013 में और 2014 से बीजेपी कर रही थी। आप बात करते हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा कब रही है? कांग्रेस के कार्यकाल में रही है। मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि रुपये का जो अवमूल्यन, 2 बार अवमूल्यन कांग्रेस के सरकार में टाइम में हुआ। और आप देखिए, जो आज बात करते हैं विदेशों में क्या धाक है, विदेशों में धाक ये है 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर हमारा फॉरेक्स क्रॉस कर गया है। ये भी दौर भारत में था कि 1 बिलियन तक हमारे पास नहीं था, वो सोना तक गिरवी रखना पड़ गया था। तो बात ये कि जब हम बात करें, जनता सामने मुद्दे लेकर जाएं कि हम रोजगार देंगे, 30 लाख आप कह रहे हैं नौकरी दे देंगे, 30 लाख के बाद क्या? 65% आबादी, 87 करोड़। सामने कोई डाटा नहीं है कि आप अगर हमें ये देंगे तो कैसे देंगे, किस तरीके के प्रोविजंस होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं निपुण जी की बात में एक छोटी सी बात जोड़ूं कि अभी मैं ट्विटर पे आजकल में रात में ही देख रहा था, मैं किसी ने राहुल गांधी को टैग करते हुए उनसे सवाल किया, तेजस्वी और राहुल दोनों से, और उसने सवाल ही नहीं किया, उसने कहा साहब मैं 1 करोड़ रुपया ऑफर कर रहा हूँ, आप मुझे ये बाइफरकेट करके बता दीजिए कि वो 30 लाख नौकरी जो देने की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी जी आप 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, मैं आपको 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ।
और 30 लाख देने की बात जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसके लिए उसने ऑफर किया कि मैं 5 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि ये नौकरी आएगी कहाँ से, ये नौकरी आप देंगे कहाँ से? तो सवाल यह है कि हवा में इस तरह से बात करना। आप देखिए कि 50% ही कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, और आप दिल्ली में आप बता दीजिए एक भी कोई महिला कैंडिडेट। इस प्रकार के जो छदम, जो इस तरह की सोच है, मैंने क्या कहा नहीं, जो कि आज मैनिफेस्टो है वो जनता जो कांग्रेस है, का आप बहुत जनता को बेहतरीन है। बेवकूफ बनाने का काम नहीं कर बहुत सकते। बेहतरीन मैनिफेस्टो है कांग्रेस की तरफ से, और अगर आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन जो डाटा है वो कहीं गायब है। कैसे करेंगे, कैसे मैनिपुलेट इसको किया जाएगा? हाँ, वो संदेह किस पड़ता, तरीके से और आप उस इसको- संदेह के उस संकोच में जो एक न्यूट्रल है, जो फ्लोटिंग वोट होता है 15 से 20%, जो कि कहीं जीत हार को सुनिश्चित करता है, वो आज कहीं इन सब चीज़ों से उदासीन हो चुका है। आज जो 5 से 7% की जो घटत आपको दिखाई दे रही है, उसका कारण अगर अमूमन देखें तो कहीं ना कहीं वो जाके वहीं कनेक्ट हो रहा है। अगर किसी भी तरह से एनालिसिस किया जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म एनालिसिस में वो चीज़ सामने निकल के आ रही है। तीसरी बात, जो एक प्रेजेंस होना चाहिए, आप ये देखिए राहुल गांधी इस देश में सबसे कम उपस्थिति वाले सांसद का रिकॉर्ड है उनके नाम से। कोई सवाल और कोई बात और कोई चीज़ ऐसा उन्होंने नहीं उठाया, और 50 साल का जिस प्रकार से पार्लियामेंट में एक हम वाइट पेपर लेकर आए, और 50 साल में जो हमने दिखाया और बताया और समझाया देश को, उसके पीछे कोई भी विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा सका? कोई विपक्ष उसके ऊपर उंगली उठाने के कंडीशन में क्यों नहीं था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिखाता था कि ये 10 साल का स्पेन जो है वो कहीं ना, वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा है जो हिंदुस्तान की तस्वीर उभर के आई है। और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का जो एक राजनीतिक आप यात्रा देखिएगा, उसके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव तो 67 और 68 में साउथ में आपको दिखाई देता है, जो ये सो कॉल्ड जो है ना समाजवाद इन्होंने शुरू किया, और उसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ वर्ग और जाति के बीच में जो है पूरा समाज को इन्होंने बांट दिया। तो जो चुनाव लड़ा गया वो इसी आधार पर लड़ा गया, और उसी की पुनरावृत्ति 89 में मंडल आयोग के जरिए नॉर्थ में हुआ। जो सामाजिक क्रांति आप कहते हैं, वो सामाजिक क्रांति का जो एक स्वरूप इन लोगों ने तय किया, जो राजनीति की जगलरी हुई इस देश में, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश की जनता का माइंड सेट जो है इस प्रकार से बन गया कि वो एक सिर्फ टूल बन के रह गई, डेमोक्रेसी की एक टूल बनी रही, और वो अपने हित की कभी चिंता नहीं की। पहली बार 10 साल में ये हुआ कि उसको कहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा वोट जो है वो विकास की कुंजी है, उसकी वो पूंजी है। उसको कहीं घरों में अनाज मिल रहा है, कहीं उसको इलाज मिल रहा है, कहीं उसको सड़क। आज आप दिल्ली से निकलिए, हम चारों लोग बैठे हुए हैं, याद करें कि आपको गाजियाबाद जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता था, आज मेरठ जाने में 15 मिनट लग रहा है। तो ये कहीं बदलाव, और ये कहीं आपको भारत को मजबूत देता हुआ। आप देखिए, तिरंगा लोग उठा लेते हैं भारत का, पाकिस्तान के लोग तिरंगा उठाते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो ये चमत्कार अगर कहीं है, और इस चमत्कार को भी अगर कहीं नमन और बंधन नहीं है, तो फिर किसका है? चलिए तो ठीक है। ये चीज जो है कहीं ना कहीं हम ये समझ के, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि जो कुछ भी है आज, जो कहीं मतदाताओं में या मतदान में कहीं ये कहीं आपको दिखाई भी दे रहा है, तो उसमें इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हालांकि है। विकल्प नहीं बचता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है वोटर्स के पास कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मजबूत विकल्प अगर होता तो शायद हवा कुछ और होती। धीरज जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं बम्पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर बम्पर वोटिंग हो रही है, इसके मायने आप समझ सकते हैं। आखिर वहां पर ये जो ट्रेंड है, हालांकि पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में भी यही रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा वोटिंग है। क्या संकेत आपको लग रहे हैं पश्चिम बंगाल से? 2019 के चुनाव में जब पश्चिम बंगाल में अधिक मतदान हुआ था, और अभी भी अधिक मतदान हुआ 2024 में, और दोनों ही में एक चीज आप दर्ज कीजिए कि भाजपा जो है उसकी सीट जो है वहां पे काफी अधिक बढ़ी थी, और ये एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि सेंटर में वो चाहते हैं कि मोदी और उनकी जो भाजपा की सरकार के पक्ष में ये संकेत जा रहा है कि आप देखिए कि वहाँ सीटें और बढ़ेंगी भाजपा की। आप ये निश्चित रूप से देख लीजिएगा कि 2024 के जब परिणाम आएंगे तो पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या बढ़ रहा है या पिछले बार की तरह ही अधिक हो रहा है, तो ये ट्रेंड सूचित कर रहा है कि कहीं ना कहीं ममता जी को केंद्र में
उनके सदस्यों को चुनकर लाने की लोगों की कवायद नहीं है, बल्कि वो मोदी के जो विकास का कार्यक्रम है उसके साथ जोड़ते हुए दिख रहे जी। हैं। वहीं आप देखिए कि दूसरे जगहों पे जो कम वोटिंग का प्रतिशत की बात आप कर रही हैं, तो एक जलवायु परिवर्तन की जो बात अभी तक अनछुई रही है कि देखिए जो जून में जिस तरह से टेम्परेचर, मई में जिस तरह से टेम्परेचर सूट करता है वो और अधिक हो रहा है बहुत जगहों पे। तो ये एक वास्तव में जो है ये समय अनुकूल नहीं है, जैसा प्रोफेसर कुमार ने भी कहा। और दूसरी चीज़ है कि एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मौका परस्त राजनीति और जो आपको एक आप जिस कैंडिडेट को पहले आप देख रहे थे कि वो सत्तासीन पार्टी में था, आज वो जो है जब उसको टिकट नहीं मिलता है वो पलट करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, वहाँ का सदस्य बन जाता है। आप जिसके पक्ष में पहले वोट दिए थे, आज वो आज के सत्ता को छोड़ के विपक्ष में जाकर मिल गया या विपक्ष से छोड़कर सत्ता में आ गया, तो ऐसी स्थिति में जनता की मनोस्थिति क्या रहेगी? आप ये देखिए कि ये स्थिति एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न करता है कि जहाँ पे जनता पूरी तरीके से राजनीति में जो कहता है कि चलता है सिंड्रोम जो घुस गया है कि ये चलता है, लेकिन जनता के साथ ये जो सिंड्रोम है वह घातक असर कर रहा है कि उसकी जो निराशा का पैरामीटर इतना हाई हो गया है कि वो नोटा भी दबाने के लिए नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन चाहता और ये है बहुत कि बड़ी आप चिंता अगर है। चाहते हैं कि कम से कम आप अपना विरोध भी दर्ज करना चाहते हैं तो नोटा का बटन दबाने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएं, अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करें ताकि लोगों को पता चले कि ये इंडेक्स कितना है। लेकिन वो भी नहीं करना चाहती है जनता, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घोर निराशा से वो जूझ रही है। जो नीतिगत फैसले और जो बिल्कुल की बात बिल्कुल धीरज जी, और ऐसी ही निराशा बिहार में भी देखने को मिली है। बिल्कुल धीरज जी, ऐसी निराशा बिहार में भी देखने को मिली है मनोज जी, क्योंकि जहां पर जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता था कि वो दल बदल रहे हैं, ग्रिड की तरह रंग बदल रहे हैं, और ऐसे में एक निराशा रही, तो बिहार का भी अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो वो भी सही नहीं था, वो भी कम था इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है, उतना कम नहीं था जितना लोगों का आकलन था। एक चुनाव जो पिछला हुआ है 5वां, उसमें अंक की अपेक्षा कम थी, इस चीज को हम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बाकी का अंतिम आते आते बहुत अच्छा वोटिंग का रेशियो पिछले साल के ही तरह कुछ कम आई है जरूर, लेकिन इतनी नहीं कम है कि इसके जैसे सरकार के बदल जाने से या इस तरह से होने से बिहार में कोई बहुत बड़ा असर पड़ा है, इस चीज का नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि इस बार इतनी भीषण गर्मी पड़ी है और हमारे मतदाता हम लोग भी सुविधा भोगी हो गए हैं, ये कारण भी रहा है। और अभी हमारे काम ने कहा था कि चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव का अगले बार से तिथि में मंथ में परिवर्तन हो, तो हमको लगता है कि ये होगा तो लोग जरूर घर से निकलेंगे। और बिहार के अंदर और सारी चुनाव आयोग की छोटी सी गलती भी हुई है कि मतदान केंद्र घर से कुछ दूरी पर बन गया है, जहाँ से लोगों को जाने आने में भी होता है। तीसरी बात ये भी है कि आप तरह तरह के भी बात आप यहाँ कर ले कि किस कारण मतदान में कम हो रहा है, किस कारण ज्यादा हो रहा है, उससे कोई स्थिति नहीं है। देश की जनता इसको देख रही है कि कौन आदमी विपक्ष की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। इस दरमियान में 2014 से ये 2024 समाप्त हो रहा है, इसमें इस सरकार के कामकाजों को लोगों ने देखा है, चाहे वो अभिनंदन का मामला हो कि पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। आज विपक्ष के लोग पाकिस्तान कमजोर नहीं है, पाकिस्तान कमजोर नहीं है, ये चिल्ला रहे हैं। तो ये सब स्थिति को भी आकलन करके मतदान का प्रतिशत जरूर कम है और जगहों की अपेक्षा, लेकिन पूरी तरह से है। और आज का मतदान का जो प्रतिशत रहेगा, हमको लगता है कि अभी तक जितने भी मतदान हुए हैं बिहार में उनको छू लेगा, उनसे ज्यादा हो जाएगा। विपक्ष के सामने कोई कुछ नहीं है। आज देश की जनता नहीं देख रही है कि किसके घर से नोटों का बंडल बरामद हो रहा है, कहाँ बरामद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के बातों पर बोलते हैं कोई
कि चाहे प्रधानमंत्री ने कहा कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के शहजादा, कांग्रेस के शहजादा कि बंगाल की दीदी कौन बने, तो उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? अब इन लोगों को प्रधानमंत्री जी के बातों से भी अब फिर हो गई है, तो क्या कहा जा सकता है? अब ये खेल भी समाप्त है, अगला 1 तारीख को चलिए है, ठीक है, उसके बाद क्या ठीक है, देखते हैं आज और 6 बजे के बाद क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। लेकिन निपुण जी, यहाँ पर एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से हमने देखा कि जनता जब जनादेश देती है, जिस सरकार को वो चुनती है, वो सरकार ना कि अगर कोई और सरकार बन जाती है तो ये भी एक निराशा की बात है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, तो आपको नहीं लगता कि जनता का भी एक विश्वास जो है वो अब कम होता हुआ दिख रहा है कि हम चुन तो किसी और को रहे हैं, सरकार किसी और की बन रही है? नहीं, देखिए, बहुत सही प्रश्न आपका है, लेकिन बात देखिए इसमें ये है कि जनता ने जिसको चुना और जनता का रिप्रेजेंटेटिव वो बन गया, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये तय करता है कि मैं किस दल के साथ रहकर बेहतर तरीके से अपनी जनता की सेवा कर सकता हूँ। तो ये अधिकार उसको दिया गया है। अब सरकार किसी और की बन जाए या किसी की बन जाए, दल परिवर्तन कानून हमारे यहाँ पर है, दल परिवर्तन कानून लाया इसलिए गया था। तो ये कह देना कि सरकार किसी और की बन जाए, अगर 2/3 सदस्य किसी पार्टी के टूटकर अपनी नई पार्टी बनाते हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात उस पार्टी के अंदर है ना कि भाई उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि उसके 2/3 सदस्य टूटकर दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बन गई। इसमें हम किसी और पार्टी पर दोषारोपण तो करना गलत हो जाएगा। हाँ, 1-2 व्यक्ति निकलता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अब 2/3 पार्टी आपकी टूट रही है तो बात ये। और दूसरी बात देखिए, जनता को निराशा इस बात से नहीं होती है, जनता को निराशा इस बात से होती है कि जो वादे आप करके आए थे, जो वादे आपने किए थे 5 साल के अंदर, वो आपने पूरे किए या नहीं किए। बीजेपी ने वादा किया 370 समाप्त करेंगे, खत्म किया। बीजेपी ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो बनाया। बीजेपी ने कहा कि हम 3 तलाक को खत्म करेंगे, वो लेकर आए। बीजेपी ने कहा हम यूसीसी के ऊपर उत्तराखंड में पहल ले ली। तो जब हम इस प्रकार की सीए की बात की तो जो वादे किए पूरे किए, लगभग जो वादे किए वो पूरे हुए हैं। ठीक है, कुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम ये बोले थे कि आपका जो क्वेश्चन था बहुत वैलिड पॉइंट है कि आजकल जो गठबंधन की राजनीति है उससे जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है और आम जनता इसमें विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि आज गठबंधन में जो है इंडी अलायंस में कल कब चला जाएगा एनडीए में, और एनडीए का कल कब चला जाएगा इंडी अलायंस में, और इसके कारण आम जनता को भरोसा नहीं हो पा रहा है। और इसका फर्क बिहार पे भी पड़ा है। बिल्कुल सर, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मनीष जी, कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा दल रहा है और ये पार्टी ऐसी रही है 70 सालों की पार्टी, और ऐसे में आज उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में इसको लेकर भी निराशा है, नहीं मानते आप? नहीं, गठबंधन का दौर पिछले 30 सालों से है और लगभग हर सरकार गठबंधन में रहती है, और गठबंधन का अगर हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको बुराई नहीं है। देखिए, पर ये अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन है जी, अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन है। नहीं, एनडीए में 38 दल, आम आदमी पार्टी है, जो बाकी सारी एनडीए में 38 दल है। एनडीए में 38 दल का कोई इशू नहीं है। मसला दूसरा है। मसला, मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, बहुत जैसे निपुण जी हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत सारी चीजों से वो उनको सब, मुझे लगता है कि महेश जी से ज्यादा भाजपा की तारीफ तो वो कर रहे हैं। तो मैं भाई को इसके लिए बधाई दूंगा कि जल्दी ही महेश जी वाली पोजीशन पर पहुंचे हूँ। और खैर, बहुत अच्छी बात निपुण जी ने पिछली बार कही कि साहब वो महंगाई की 12 में और 11 में, सहमत हूँ। तभी तो जनता ने 14 में आपको मौका दिया। जी, अगर आपको मौका, ठीक है मनीष जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस एक सेकंड। तो सवाल इस बात का है कि अभी जो वोटर नहीं जा रहा है, सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, विपक्ष से नहीं पूछे जाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं जो 10 साल से सत्ता में नहीं है। जवाब देने को उससे कहा जा रहा है। ठीक है सर, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है। यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।